बोलो भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की। आज इस एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर पांगी में आयोजित की जा रही इस संगोष्ठी में हमारे बीच में उपस्थित पांगी के सभी सम्मानित देवतुल्य श्रोता मित्रों और सम्मानित मंच, मैं आप सब लोगों को गहराइयों से प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो भी बातचीत इस एक राष्ट्र एक चुनाव मुद्दे पर हम लोग यहां करेंगे, उसका सार्थक परिणाम हम पांगी तहसील से अपने केंद्र सरकार को प्रस्ताव के तौर पर प्रेषित करेंगे। हमारे बीच में यहां पर कई चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं, महिला मंडलों के पदाधिकारी भी होंगे और प्रजा मंडल के लोग भी होंगे। उन सब लोगों से भी मेरा आग्रह रहेगा कि जो जो भी विषय अब यहां पर चर्चा होगी, ये संगोष्ठी है। संगोष्ठी का मतलब ये है कि मैं एक तरफा बोल लूंगा और आप लोग चुपचाप सुनते रहेंगे, ऐसा नहीं है। आपके मन में कोई सवाल है इस विषय को लेकर, वो भी आप पूछ सकते हैं। संगोष्ठी का मतलब यही होता है कि सार्थक चर्चा। आपको लगता है कि इससे ऐसा क्या होगा, फिर आगे क्या होगा, इसका ये क्या होगा, इसको ऐसे कैसे करेंगे, जो जो भी सवाल आप लोगों के मन में हो तो आप पूछ सकते हैं। और जब ये सारी बातचीत हमारी हो जाएगी, उसके बाद मेरा आप सब लोगों से ये आग्रह रहेगा कि अगले महीने जून के महीने में फिर वापस मैं पांगी आऊंगा। तब तक आप सारे पंचायतें, बीडीसी, महिला मंडल, प्रजा मंडल, युवक मंडल, जो जो भी एक यहाँ पर संगठन या संस्थाएं
पांगी में आर्थिक काम के लिए, प्रशासनिक कामों के लिए जो भी यहाँ पर बनी है, उनकी ओर से एक राष्ट्र एक चुनाव मुद्दे के समर्थन वाले प्रस्ताव, जिसका प्रारूप आपके पास हम पहुंचा देंगे, उसके जो भी पदाधिकारी रहेंगे उस संगठन के, उस प्रस्ताव को समर्थन कर कर वापस हमारे पास दें, ताकि ये जो विचार इस देश में एक चल रहा है, इस विचार में हम लोग भी अपने आप को शामिल करें। अब मैं विषय पर आता हूं। एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब क्या है? अभी आपको मालूम है 2.5 साल पहले हमारे विधानसभा के चुनाव हुए थे, अब आने फिर साल पहले हमारे लोकसभा के चुनाव हुए थे, और अब हमारे पंचायतों के चुनाव आने वाले हैं। पंचायतों के चुनाव से मुक्ति मिलेगी, फिर विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे, विधानसभा के चुनावों से काम हटेगा तो लोकसभा के चुनाव चलेंगे। तो इतने बड़े देश में, 140 करोड़ से अधिक जनसंख्या के देश में, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर चुनाव हो ही रहा होता है, जिससे प्रशासन पर अनावश्यक दबाव बनता है। 2-3, 4 महीनों के लिए चुनाव आचार संहिता लगे रहने से काम बाधित होते हैं, प्रशासनिक काम रुक जाते हैं, कई बार लोगों की जो जरूरतों के काम होते हैं वो भी लंबित हो जाते हैं। और ये एक राष्ट्र एक चुनाव कोई नया विषय नहीं है। हम सब लोग शायद जीवन के उस समय में, अब कुछ बच्चे रहे होंगे जो वरिष्ठ लोग हैं, 70 साल के करीब की जो उम्र के लोग हैं, बाकी हम लोग तो तब पैदा भी नहीं हुए थे। देश जब आजाद हुआ था 1951 से लेकर 1969 तक एक राष्ट्र एक चुनाव ही होता था। सभी राज्यों के और सभी लोकसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। फिर 69, 70, 71 में कुछ राज्य की सरकारें टूट गईं, जिस वजह से वो क्रम टूट गया और वो डिस्टर्ब हो गया सिस्टम। जो पहले एक राष्ट्र एक चुनाव जो पूरे देश में एक साथ होता था, तो वो क्रम टूट गया, और जिस क्रम को ठीक कर पाना फिर वो बड़ा मुश्किल समय आया। फिर लगभग 10-20 साल तक अलग अलग चुनाव होते रहे। जब देखो कभी हिमाचल में चुनाव, कभी पंजाब में चुनाव, कभी राज्य लोकसभा का चुनाव, कभी पंचायतों के चुनाव, कभी विधानसभा के चुनाव। तो पूरे देश में एक समय में कहीं ना कहीं आचार संहिता लगी रहती थी। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सत्ता संभाली, तो उनकी सरकार की कार्यशैली का एक ये प्रमुख काम है कि एक राष्ट्र एक चुनाव विषय को हमने लागू करना है। अब एक राष्ट्र एक चुनाव विषय को लागू करना है, तो ऐसा तो है नहीं ना कि भाई जो मन में आया वो कर दिया, जो बना दिया। एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे को लागू होने से क्या क्या लाभ देश को मिलेगा? सबसे बड़ा लाभ देश को आर्थिक बचत होगी। बिना मतलब के बार बार के जो अलग अलग समय पे चुनाव आचार संहिता लगने से विकास कार्य रुक जाते हैं, अत्यधिक चुनावों में खर्च होता है, बार बार खर्च करना पड़ता है एक ही चीज के लिए। तो एक समय पे अगर चुनाव होंगे तो एक खर्चे में हम सारे काम निकाल सकते हैं। तो जो इसके लाभ, वर्णित लाभ हैं, सबसे पहला संसाधनों की बचत। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनावों में लगभग 60,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। बहुत बड़ा अमाउंट है। मतलब इतना पैसा जितना हिमाचल सरकार का एक साल का बजट नहीं है। हिमाचल सरकार का बजट 52,000 करोड़ का है, उससे भी ज्यादा पैसा एक बार के लोकसभा चुनाव में खर्च हुआ। इसके अलावा बार बार जब चुनाव होते हैं, अधिकारियों की ड्यूटी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में लगती है। 3 महीने के लिए आपको वहां पे आपका IAS अफसर नहीं मिलता। फिर जिस जगह चुनाव हो रहा वहां कोड ऑफ कंडक्ट में ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा। वो सारी चीजें आप लोग देखते आए, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट को आप लोगों ने कई बार यहां पे देखा है। उसके जो
काम रुकते हैं। जब चुनाव एक साथ होंगे तो सरकारी खजाने पर बोझ भी कम पड़ेगा और प्रशासनिक संसाधनों का सदुपयोग भी होगा। दूसरा है इसका लाभ नीतिगत स्थिरता और दीर्घकालिक योजना। क्या होता है कि जब बार बार चुनाव होते हैं तो कल मुझे कोई न्यूज मैंने तो सुनी नहीं, कोई बता रहा था कि किसी राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर घोषणा कर दी कि महिलाओं को 2500 देंगे, कहीं कोई बोल रहा कि हम 1500 देंगे, कहीं कोई बोलता हम 2000 देंगे, कहीं कोई बोल रहा हम ये देंगे। तो छोटे छोटे चुनावों के लिए छोटी छोटी दीर्घकालिक नहीं होगी, छोटी छोटी योजनाएं लोगों को लुभाने के लिए कि हमारे को वोट दे दें। देश के विकास से कोई मतलब नहीं है, केवल अपनी सत्ता से मतलब है। इस तरीके के जो लोक लुभावने वायदे कई राजनीतिक दल करते आए हैं उन पर भी लगाम लगेगी, क्योंकि जब एक राष्ट्र एक चुनाव एक साथ होगा तो राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होगी और प्रदेश के मुद्दों पर बात होगी, ना कि क्योंकि जब एक पार्टी ऐसे तो है नहीं कि हिमाचल में कुछ अलग अनाउंस करेगी, महाराष्ट्र में अलग करेगी, बिहार में अलग करेगी। जब एक साथ चुनाव होंगे तो उनको एक राष्ट्र में एक ही योजना पूरे देश के लिए बतानी पड़ेगी, ना कि वोट बैंक की राजनीति जो होती है कि इस बार हमने इस वोट को साधना है, इस बार इस वोट को साधना है, ये इनके लिए योजना चलानी है। फिर जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद कोई नहीं उन योजना को पूछता, ना उस पर कोई कार्रवाई होती। तो उस तरह की चीजों से निजात मिलेगी। सरकारें जो भी बनेगी, जिस भी राजनीतिक दल की सरकार बने, जो भी सरकार बनेगी वो एक लॉन्ग टर्म योजना प्रदेश और देश के लिए बना सकेगी और सरकार की स्थिरता होगी। तीसरा क्या कि जागरूक मतदाता। बार बार चुनाव जब होते हैं ना तो वोट डालने वाले थक जाते हैं, बोलते हैं बार बार वोट वोट मांगने जब आप लोग जाते होंगे कई बार, तो कितने आम जनता किस तरीके से कई बार पेश आती है कि बार बार वोट मांगने चले होते हैं, कभी इसका वोट, कभी उसका वोट, कभी उसका वोट। तो लोगों में उदासीनता आ जाती है, लोग चुनावों में भाग लेना पसंद नहीं करते, जिस वजह से वोटिंग परसेंटेज जो है डाउन चली जाती है। और लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र के लिए अधिक से अधिक जन भागीदारी, अधिक से अधिक मतदान करने को लेकर उत्साह हो, लोगों के अंदर मतदान करने को लेकर जिम्मेदारी का एहसास हो, वो तभी हो पाएगा जब उन्हें मालूम है कि 5 सालों के बाद एक बार हमने वोट डालने। उसके बाद राजनीतिक स्थिरता और कम भ्रष्टाचार। एक साथ होने वाले चुनावों से जो नेता जो बार बार चुनावी खर्च करेंगे, जाहिर सी बात है जब कोई खर्च करेगा तो वो खर्चे को पूरा भी करेगा। और पूरा कहां से करेगा फिर वो आपको सबको पता है, मेरे से ज्यादा अनुभवी लोग हैं आप लोग। मैं तो नया नया पार्टी में ज्वाइन किया हूं, नया नया विधायक बना हूं। आप लोग सब लोग जानते हैं कि किस तरह से चीजों को अलग तरीके से पेश किया जाता है और किस तरह से फिर सरकारी पैसा जो जनता के कामों के लिए लगना है, जो क्षेत्र के लिए विकास के लिए लगना है, जरूरतमंदों की मदद के लिए लगना है, उस पैसे का दुरुपयोग कैसे होता है उस पर भी रोक लगेगी। सामाजिक एकता और कम विभाजन। चुनावी मौसम में अक्सर लोग धर्म, जाति, क्षेत्र इसके आधार पर राजनीति करते हैं। जब एक देश में एक साथ सारे देश में चुनाव होंगे तो क्षेत्रीय मुद्दों पे जो कुछ क्षेत्रीय दल जो लोगों को लुभावने वायदे करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, उस पर भी लगाम लगेगी और एक स्थिर और जिम्मेदार सरकार चुनने का हमें मौका मिलेगा। समाज का ध्रुवीकरण नहीं हो पाएगा। नहीं तो कुछ लोग मालूम है कि इस क्षेत्र में जनजातीय लोग ज्यादा रहते हैं तो ऐसी कोई बात कह देंगे कि भाई जनजातियों को लुभावने के लिए और उनके वोट लेने के लिए। बाद में जब योजना बनाने की बारी आती है तो नहीं, योजना तो पूरे प्रदेश के लिए बनानी पड़ेगी, ट्राइबल लोगों के लिए अलग से कैसे करें। पर चुनाव के दौरान उल्टी सीधी बातें लोग कर देते हैं। फिर है दुनिया में भारत एक अकेला देश नहीं है जहां पर ऐसी व्यवस्था बनाने की बात हो रही है। अनेकों समृद्ध और जागरूक देश ऐसे हैं जहां पर यह व्यवस्था लागू है। और बहुत बार आलोचना के तौर पर लोग कहते हैं ऐसे कैसे हो पाएगा इतने बड़े देश में। तो मैं बता रहा हूं ये पहली बार नहीं होने जा रहा। आजादी से बाद 1951 से लेकर लगभग 17-18 साल तक ये एक देश में जब सरकारें टूटी, मध्यवर्ती चुनाव हुए और सारा वो
ट्रैक से पटरी से ट्रेन उतर गई और फिर वापस उस ट्रेन को पटरी पर लाने का जो प्रयास केंद्र सरकार कर रही है, हम सब लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम केंद्र सरकार की इस मुहिम में साथ जुड़े, क्योंकि इससे जो दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट होगा वो सबसे ज्यादा बेनिफिट हम जैसे पिछड़े लोगों को होगा, क्योंकि पिछड़े लोगों को भी मुख्य धारा में लाने के तब अवसर मिलेंगे, मौके मिलेंगे। प्रशासनिक दक्षता, इस विषय पर मैं बहुत बार बोल बैठा हूं कि जब बार बार चुनाव होते हैं तो आचार संहिता लगने से बहुत सारे आपके काम जो है वो स्लो डाउन हो जाते हैं, रुक जाते हैं। और अब एक राष्ट्र एक चुनाव की भूमिका में मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। ये ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने योजना बना ली कि हमने ऐसे कर देना है, नहीं। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया, इस विषय पर चिंतन किया और इसको पूरा करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति महामहिम आदरणीय रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और जिस कमेटी ने 14 मार्च 2024 को अपनी 18,626 पन्नों की रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंपी। और उस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर सितंबर 2024 में केंद्रीय कैबिनेट ने उस रिपोर्ट को मंजूरी कर अब इसको लोकसभा में चर्चा के लिए इस बिल को लाया जाएगा। अब क्या होता है, आज तक जो अभी तक जो व्यवस्था है, मान लो किसी भी सरकार का, चाहे वो प्रदेश की सरकार है, चाहे वो लोकल बॉडी है, पंचायत है, नगर पालिका है, नगर निगम है, कुछ भी है, उनका कार्यकाल वर्तमान संवैधानिक जो व्यवस्था है उस संवैधानिक व्यवस्था के तहत किसी भी चुनी हुई सरकार का कार्यकाल केवल 6 महीने के लिए घटाया या बढ़ाया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अब आप मान लो एक राष्ट्र एक चुनाव लागू हो जाता है सरकार और बाय चांस सरकार जो है वो ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाती है कि वो 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है और वो बीच में सरकार गिर जाती है। तो अभी क्या होता है, बीच में सरकार गिरती है तो दोबारा से चुनाव होते हैं 5 साल के लिए, फिर वो डिस्टर्ब होता है। परंतु जब एक राष्ट्र एक चुनाव का बिल पास होने के बाद लागू हो जाएगा, तब जो सरकार चुनी जाएगी ऐसी परिस्थिति में वो बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनी जाया करेगी, ताकि अगली बार जब आम चुनाव हो तो वो फिर एक राष्ट्र एक चुनाव के एक पटरी पे चले, जिसके लिए संविधान में कुछ मूलभूत परिवर्तन करने की जरूरत है। संविधान के अनुच्छेद जिनमें बदलाव करने की जरूरत है, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 327 और अनुच्छेद 356, इसमें वो मूलभूत बदलाव किए जाने जरूरी हैं और उन बदलावों को बिल को पास करने के लिए लोकसभा में और राज्यसभा में 2/3 बहुमत होना आवश्यक है, क्योंकि संविधान के किसी अनुच्छेद में अगर हमने बदलाव करना है तो हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था इस तरीके से बनी है कि जब तक 2/3 बहुमत नहीं होगा वो बिल संविधान की किसी भी अनुच्छेद को बदलने के लिए लागू नहीं किया जा सकता। और हमारे देश में इस वक्त 47 राजनीतिक दल हैं, 47 पार्टियां, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां हो चाहे वो क्षेत्रीय दल हो। 47 पार्टियों में से 32 पार्टियों ने एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर अपना समर्थन केंद्र सरकार को दे दिया है। 15 पार्टियों का समर्थन अभी इस बिल पर नहीं है। अगर इन 15 पार्टियों का भी समर्थन हो जाए तो कोई बात ही नहीं रह जाती है, आगामी सत्र में इसको लागू कर दिया जाएगा। ये जो संगोष्ठियां देश भर में आयोजित की जा रही हैं, इनका हेतु यही है कि देश की जनता क्या चाहती है, देश की जनता क्या इस एक राष्ट्र एक चुनाव मुद्दे को समझती है, इस निर्णय का समर्थन करती है कि नहीं करती है। इसीलिए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में
विभिन्न विभिन्न संस्थानों में, चाहे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, बार काउंसिल्स हैं, अन्य लोकल बॉडीज हैं, उसमें इस तरीके के संगोष्ठी और सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं ताकि लोग इस विषय को समझें। जब एक राष्ट्र एक चुनाव लागू हो जाएगा तो पूरे देश भर में लोकसभा और राज्यसभा चुनाव एक साथ होंगे, और जो स्थानीय निकायों के चुनाव हैं जिसमें नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, इनके चुनाव एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होने के बाद लोकसभा और विधानसभा चुनावों के 100 दिनों के भीतर करने होंगे, जिस वजह से ताकि दोनों, चाहे वो स्थानीय सरकार है, गांव की सरकार पंचायत होती है, चाहे वो प्रदेश की सरकार राज्य सरकार और केंद्र देश की सरकार राज्य सरकार, उन तीनों को एक साथ मिलकर काम करने में कोई समस्या ना आए। ये एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय को लेकर जो जानकारी मुझे आपके साथ साझा करनी थी वो मैंने की है। अब आपकी ओर से कोई विषय, कोई सवाल या कोई जानकारी आप जानना चाहें तो मैं अब आपकी ओर से बातें सुनना चाहूंगा, आपके सवालों के जवाब देना चाहूंगा। बताइए, कुछ आपको मन में कुछ पूछना हो, और अगर किसी ने नहीं पूछना है तो इसके दो ही मतलब है, या तो आपको सब कुछ समझ में आ गया या तो आपको कुछ समझ में नहीं आया। मेरा तो ये मानना है। तो जब तक आप पूछेंगे नहीं तो आपको जानकारी कैसे मिलेगी? तो आप देख लो, आपको सब कुछ समझ में आ गया है या कुछ भी समझ में नहीं आया, वो आप तय कर लो। तो पहला आप लोग एक राष्ट्र एक चुनाव मुद्दे का समर्थन करते हैं? तो इसके लिए जो भी लोग यहां पर बैठे हैं, चाहे वो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, पंचायत के ब्लॉक समिति के सदस्य हैं, सचिव हैं, महिला मंडल, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग हैं, प्रजा मंडल के सदस्य हैं, आप सब लोगों से मेरा ये विनम्र आग्रह रहेगा कि इस विषय पर अपना समर्थन देने वाला प्रस्ताव साइन कर वो 1 महीने के भीतर, मैं शायद 6-7 जून को फिर यहां पे मेरा टूर बनने वाला है, 2-3 दिनों के लिए 6-7 जून को आऊंगा, और उसके 15 जून के बाद फिर आऊंगा पीएसी की मीटिंग के लिए। और थोड़ा मैं अब मुद्दे से हटक के एक बात कहना चाहूंगा। कुछ बूथ के मैंने प्रवास अभी कर लिए हैं, आज मेरी वापसी होगी, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने दूसरे मंडलों में भी जाना है और कुछ जरूरी काम है, प्रशासनिक काम, उसके लिए मुझे शिमला में भी मीटिंग वगैरह के लिए जाना है। और बाकी जो मंडल रह गए हैं, बाकी जो बूथ रह गए हैं, तो लोअर चाड़ी बोलते हैं ना आप लोग, जो इधर से सिद्ध मंदिर से जो नाला है, उस नाले का नाम क्या है? ये उस नाले का नाम क्या है? मालूम नाला तो ये है, सिद्ध मंदिर वाला। सिद्ध मंदिर से इधर वाले जो इलाके हैं, करियूनी से लेकर लुज तक के, उन क्षेत्रों में भी प्रवास करूंगा और गांव-गांव जो बूथ आपके लोगों के बीच में बैठूंगा। विधायक के नाते भी जितना अगर मेरे पास है अभी संसाधन जो देने के लिए लायक, वो भी करूंगा, और डॉक्टर के नाते भी जो भी आप लोगों की कोई समस्या जिसका समाधान मैं वहीं पे कर सकूं। मैं पहले भी कई बार ये बात को कहता हूं कि कुछ डॉक्टर होने के नाते कुछ बीमारियों का इलाज मैं कर सकता हूं, कुछ में मैं आपको सलाह दे सकता हूं, तो वो सलाह भी आपको दूंगा, आपकी मदद भी करूंगा, एक डॉक्टर के नाते भी, एक विधायक के नाते भी। तो तब तक आप लोग अगर मेरी बात को समझ गए तो कृपया करके प्रस्ताव बनाकर साइन कर और अपना समर्थन, कोई नहीं भाई, कोई नहीं भाषण के बीच में किसी ने कुछ पूछना है? बताइए सर। सुनो ध्यान से सुनना, सुनोगे तो आपके मन में भी सवाल आएंगे। जैसे 27 में मार्च में 3 स्टेटों के चुनाव है, हाँ। उसके बाद अक्टूबर में 3 और है, जैसे हिमाचल, गुजरात और 2 स्टेट है। उसके बाद जैसे 29 में मतलब एक देश एक चुनाव लागू हो जाता है, इस बीच में सरकारें गिरती है, तो क्या 2 साल तक इनको वेट करना पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए, ये
जब भी कोई सरकार बनेगी, मान लो बैठी प्लीज आप, 27 में चुनाव हो गया, जिन जिन भी स्टेट में चुनाव होना है, और वो सरकारें बन गई, और एक राष्ट्र एक चुनाव, अभी तो हम आप जो सोच रहे हैं कि 29 में लोकसभा का चुनाव होगा, वो वर्तमान परिदृश्य में हम सोच रहे हैं कि 29 में लोकसभा का चुनाव होगा। क्या पता एक राष्ट्र एक चुनाव अभी विंटर सेशन में या मॉनसून सेशन में बिल पारित हो जाए और लागू 26 में ही हो जाए, 27 में ही लागू हो जाए। ये अभी ये लागू कब होगा, ये उसके बाद की परिस्थितियों पर ये निर्भर करता है कि जो सरकारें चुनी जाती है उनके साथ क्या होगा। क्योंकि ये जो मूलभूत परिवर्तन संविधान में जो किए जाने हैं, जो आर्टिकल 83, आर्टिकल 72, 172, आर्टिकल 327, आर्टिकल 356, इसमें इन सारे बिंदुओं पर दिशा निर्देश वर्णित होंगे कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है कि भाई सरकार 6 महीने में गिर जाती है, 1 साल में गिर जाती है, तो तब जो अगली सरकार चुनी जानी है, क्या उतने लंबे टाइम तक राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा या नई सरकार चुनी जाएगी। ये सारी चीजों पर जो निर्णय है ये उस वक्त होगा जब एक राष्ट्र एक चुनाव का बिल चर्चा के बाद, सारे ऐसे जो आप सवाल पूछ रहे हैं इसी तरह के सवाल लोकसभा की जब चर्चा होगी, जब आपने वक्फ बोर्ड की भी चर्चा सुनी होगी, देखी होगी, तो उस तरह जब चर्चा होगी, अनेकों सवाल जो जनता के होंगे वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोकसभा में चर्चा के दौरान उनके जवाब भी दिए जाएंगे, और जो भी सुझाव लगेंगे, जो भी सुझाव उसके लिए आएंगे, उन सुझावों को उसमें सम्मिलित भी किया जाएगा। उसके बाद ही ये व्यवस्था लागू की जाएगी, क्योंकि ये देश के लिए जरूरी है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है। ये विषय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए इस आप देख सकते हैं इस पूरे कार्यक्रम में कहीं ना भाजपा का कोई झंडा है, ना ही भाजपा का कोई बैनर लगा है, ना ही भाजपा का कोई नारा लगा है। ये काम देश के लिए हो रहा है, और देश के काम को समझना, अपनी जिम्मेवारी समझना, हम देश के नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेवारी बनती है। और बताएं, नहीं पूछना किसी ने? देवी सिंह जी नहीं पूछना? कर दीजिए। जैसे ये एक चुनाव, एक देश एक चुनाव जैसे लागू होता है, तो उसमें पंचायती राज का जो ढांचा है वो क्या वैसे ही रहेगा या उसमें भी कुछ परिवर्तन होगा? अभी तक तो वो पंचायती राज एक्ट के हिसाब से पंचायती राज का जो ढांचा है, जिसमें पंचायत, वार्ड मेंबर, ब्लॉक समिति, जिला परिषद है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। केवल इनके चुनावों को 100 दिनों के भीतर करवाने वाली व्यवस्था लागू होगी, ना कि पंचायती राज एक्ट में कोई बदलाव किया जाएगा। क्योंकि ये पंचायती राज एक्ट के प्रावधानों से ये शक्तियां जो प्रधानों को, वार्ड मेंबर्स को वगैरह जो दी गई हैं, ये उसमें कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। और बताएं सर, मेरा एक सवाल था, जो 1 नेशन 1 इलेक्शन के इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद, उसके बाद जो लोकल बॉडीज हैं, चाहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है या जिला परिषद है, तो उसके चुनाव क्या 100 दिन के भीतर हो जाएंगे आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन? ये देखिए, ये जो महामहिम पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी की जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी की ये रिकमेंडेशन है। उस कमेटी ने इस बात की अनुशंसा की है कि इस तरह से आप चुनाव कराइए। कमेटी के सुझाव हैं। अब कैसे होंगे वो सुझाव, 100 दिनों के भीतर करे जाएंगे, 75 दिनों के भीतर करे जाएंगे, कि लोकसभा और विधानसभा के साथ ही करे जाएंगे, महीने के अंदर करे जाएंगे, ये सारी चीजें जो हैं जब लोकसभा में चर्चा होगी उसके बाद इस पर कोई ठोस निर्णय जो है वो केंद्र के द्वारा लिया जाएगा। अभी तक जो कमेटी के सुझाव है, कमेटी ने ये कहा है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव पूरे देश में एक साथ हों, और जो स्थानीय निकायों के चुनाव हैं वो इस लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो जाने के 100 दिनों के अंदर पूरे किए जाएं। अब ये कमेटी ने ऐसा सुझाव दिया है। ये सुझाव सभी राजनीतिक दलों को मंजूर नहीं है। अभी ये केवल 32 दलों ने स्वीकृति दी है। अभी 15 राजनीतिक दल जो है वो इस पर सहमत नहीं है। तो जब लोकसभा में चर्चा होगी, चर्चा के दौरान जितना भी हम ये सारे प्रस्ताव वगैरह भेजेंगे, तो इससे भी एक आंकड़ा पता लग जाएगा
कि देश की जनता क्या चाहती है। ये बात अलग है कि बेशक पांगी, इसको कैसे समझाना चाहूं मैं आपको, समझो। पांगी के लोग कुछ चाहते हैं कि पांगी का विधानसभा क्षेत्र अलग हो, परंतु मैं विधायक हूं पांगी का। जब मेरी बारी आएगी पुनर्सीमांकन आयोग के सामने, मैं वहां बोल दूंगा नहीं नहीं अलग करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब क्या हुआ? अगर मैं ऐसी स्टेटमेंट दूंगा, पूर्व में कुछ नेताओं ने ऐसी स्टेटमेंट दी है। जब पुनर्सीमांकन हुआ था तो कुछ लोगों ने उस टाइम भी कहा था कि पांगी को अलग विधानसभा क्षेत्र बनाया जाए। लोग चाहते थे तब भी, आज भी लोग चाहते हैं कि पांगी को अलग विधानसभा क्षेत्र बनाया जाए। परंतु जब जनप्रतिनिधि के नाते जनप्रतिनिधि को बुलाया जाता है तो वहां जनप्रतिनिधि अपना सहूलियत देखते हुए अपना डिसीजन दे देता है, जनता की वो बात को सुनता नहीं है। इसलिए जनता की आवाज क्या है, इसलिए ये प्रस्ताव के माध्यम से नेता तो किसी भी दबाव में कुछ भी कह सकता है, जनता क्या कह रही है, इसलिए इन प्रस्तावों की संख्या से एक हमारे पास असेसमेंट हो जाएगी, एक आंकड़ा हो जाएगा कि 140 करोड़ लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव मुद्दा लागू हो। तो इसलिए जो जनता का मन है वो जानने के लिए हम लोग ये ऐसी संगोष्ठियां ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जनता क्या चाहती है, राजनीतिक दल क्या चाहते हैं। दल तो अपनी वोट बैंक की राजनीति के नाते हो सकता है विरोध करें, परंतु आम जनता बोलती है कि नहीं ये करो, तो वो एक आधार बनेगा इस निर्णय को लागू करने के लिए। इसलिए ये प्रस्ताव वगैरह जो है वो लिए जा रहे हैं। जी और बताएं। पांगी को अलग करो, मैं चुनाव से पहले भी कहता था, चुनाव के दौरान भी कहा, आज भी कहता हूं और कहता रहूंगा। और इतना मुझे लगता है 27 में तो नहीं, शायद उसके अगले जब चुनाव होंगे, शायद एक राष्ट्र एक चुनाव की जब बारी आएगी, उससे पहले पुनर्सीमांकन भी हो जाएगा, कंस्टिट्यूंसियों के स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएंगे और कंस्टिट्यूंसियों के नंबर भी बढ़ जाएंगे, महिला रिजर्वेशन भी लागू हो जाएगा। क्या पता इन महिलाओं में से कोई पांगी का विधायक बन जाए, कोई पता लगता है। तो वो मैं आपकी इस बात का व्यक्तिगत तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी हर तरीके से पांगी घाटी को अलग विधानसभा क्षेत्र बनाने का समर्थक हूं। बार बार एक बात को कहता हूं। आप बोलिए इंद्र जी। पंचायतों का जो 1968 में जो गठन जो एक्ट बना, पंचायतों का जो दर्जा मिला, जो पावर थी, उसके बाद इसमें विभिन्न प्रकार के संशोधन हुए। 73 जो संशोधन हुआ उसमें त्रिकोणीय प्रणाली बनी, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो ये भारत सरकार ने पंचायतों को शक्तियाँ दी थी, लेकिन विभिन्न सरकारों ने अलग अलग स्टेटों में अपनी सुविधा के अनुसार जो पंचायतों को शक्तियाँ थी, इस एक देश एक संविधान के तहत पूरे देश में वो पंचायतों का जो अलग अलग अपनी सुविधा के अनुसार जो संशोधित किया था, एक ही कानून लागू रहेगा, इसमें कोई बदलाव। देखिए ऐसा है, कुछ जब हम सामाजिक विज्ञान, सामाजिक शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ विषयों पर केंद्र का अधिकार होता है और कुछ विषयों पर राज्य सरकारें अपनी जरूरत, अपनी परिस्थिति के हिसाब से बदलाव करने के लिए स्वतंत्र होती हैं। तो ये जो भी राज्य सरकारें पंचायती राज एक्ट के जो संशोधन किए जाते हैं, जो चाहे वो प्रधानों की शक्तियों को कम करने की बात हो या किसी की शक्तियां बढ़ाने की बात हो, तो वो एक्ट में इस चीज का प्रावधान है। इसीलिए ही ये चीजें करी जा सकती हैं, क्योंकि जिस भी चीज का एक्ट में प्रावधान ना हो उसको कोई भी राज्य सरकार करने के लिए अधिकृत नहीं होती। तो जो पंचायती राज एक्ट में इस चीज का उल्लेख है कि राज्य सरकारें अपनी स्थानीय भौगोलिक और सांस्कृतिक आर्थिक जरूरतों के हिसाब से शक्तियों को उस घटा बढ़ा सकती है। जी मान लो ज्यादा पार्टियां नहीं है तो क्या ये नियम लागू हो जाएगा? देखिए लोकतंत्र में, लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र में मतलब बहुमत किसके साथ है ये देखा जाता है। समझते हो इस बात को? जीतता कौन है चुनाव? जिसको ज्यादा लोग पसंद करते हैं, ज्यादा वोट पड़ते हैं। परंतु इस व्यवस्था को लागू करने के लिए, ये व्यवस्था को लागू करने के लिए
संविधान में कुछ परिवर्तन किए जाने जरूरी हैं, जिसके लिए संविधान के उन अनुच्छेदों को बदलाव करने के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अभी जो व्यवस्था है, आप किसी भी सरकार को 6 महीने बढ़ा सकते हैं, 6 महीने कम कर सकते हैं। 1 साल पहले आप सरकार को हटा नहीं सकते, 1 साल पहले आप ज्यादा सरकार का आप कार्यकाल बढ़ा नहीं सकते। तो वर्तमान समय में यह संवैधानिक व्यवस्था है, इसीलिए तो संविधान के जो बदलाव किए जाने हैं उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी जरूरी है, 2/3 बहुमत सदन के भीतर जरूरी है। और उसका जुगाड़ जो है वो केंद्र सरकार अपने तरीके से कर रही है और करेगी भी। और जब तक 2/3 बहुमत लोकसभा में नहीं होगा तब तक ये बिल पारित करने में बहुत मुश्किलें आएंगी। और वो को कैसे मैनेज करना है, ये बहुत लोग बैठे हैं, इसके लिए चिंतन मंथन भी चल रहा है, जन समर्थन भी हासिल हो रहा है। और इसमें सारी विषयों पर कानूनी सारी जानकारी, संवैधानिक चीज़ों की भी सारी जानकारी के जो विशेषज्ञ हैं उसके बाद ही केंद्र सरकार कोई निर्णय लेगी जी। और 6 महीने या तो एक्सटेंड कर सकती है या फिर वो 6 महीने घटा सकती है। लेकिन जो आपने आर्टिकल्स का जिक्र किया 83, 73, 172, 170, 327 और 356, इसमें जो शक्ति वो अबॉलिश हो जाएगी? नहीं अबॉलिश नहीं होगी ना, नहीं, उसमें कुछ बदलाव होंगे? नहीं, उसमें अब इन आर्टिकल को बदला जाएगा। आर्टिकल में क्या बदलाव होगा वो जब लोकसभा में चर्चा होगी, चर्चा के जो बाद निर्णय जो होगा, जो जवाब लोकसभा में इस विषय की चर्चा पर जो सरकार की नेता की ओर से दिया जाएगा, उसमें वो सारे उन सवालों के जवाब होंगे कि किस आर्टिकल में क्या संशोधन किया जा रहा है, किस आर्टिकल में क्या संशोधन किया जा रहा है, वो सारा उसमें निहित होगा। और ये किसी भी की भी शक्तियां कम करने और बढ़ाने वाला ये मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा केवल एक है, देश को एक मार्ग से चलाने के लिए और देश के खर्चों को कम करने के लिए, चुनावी खर्चों को कम करने के लिए ये विषय जरूरी है। और सच में आपने कहा कि महिला मंडल हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो या प्रजा मंडल हो, जितने भी वो है या अदर्स जो भी मतलब वो बने, एनजीओ बने, इनके प्रस्ताव चाहिए। अगर क्या पूरा हिंदुस्तान सब प्रस्ताव दे देता है, फिर भी क्या 2/3 बहुमत लोकसभा में जरूरी है या ये कानूनी है, ये कानूनी दावपेच का सवाल है। और वही तो मैंने आपसे बात कही, इससे पहले भी कही कि राजनीतिक दल और राजनेता कुछ भी कह सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। जो राजनीतिक दल को अच्छा लगता है वो बोलेंगे ऐसा होगा, परंतु जनता का माहौल क्या है, जनता क्या चाहती है, इसलिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। तो क्या पता इस पर केंद्र सरकार क्या निर्णय ले और राष्ट्रपति के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हस्तक्षेप हो, कुछ हो, वो बाद का विषय है। इसीलिए तो ये बनाया जा रहा बैलेंस कि राजनीतिक दल और राजनेता अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने वोट बैंक के हिसाब से या मात्र विरोध करने के नाम पे विरोध करते रहे हैं एक दूसरे का, परंतु जो जनता से जुड़ा मुद्दा है, जनता का क्या मन है, आम जनमानस क्या चाहता है, उसको क्वांटिफाई करने के लिए ये प्रस्ताव जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। और जब ये आपने जो बात कही उसमें मान लो ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि 2/3 बहुमत नहीं हो पाता, परंतु देश की 2/3 से ज्यादा जनता चाहती है कि ये चुनाव हो। अब बात को समझे, लोकसभा में 2/3 बहुमत नहीं हो पाता, परंतु देश की 2/3 से ज्यादा जनता ये चाहती है कि ऐसा हो। तो वैसी स्थिति में क्या निर्णय लिया जाएगा, ये विशेषाधिकार केंद्र के पास है। इस पर टिप्पणी करने के लिए मैं ना अधिकृत हूं, ना मैं इस पर कोई टिप्पणी करना चाहूंगा। और बताएं, बोलो बोलो रमेश भाई, बोलो यार, क्या हो गया किसानों? देखो किसी ने नीचे तो रखे हाथ, ये बीच में महिलाओं ने छिपा लिया हाथ। उस महिला मंडल को पैसे नहीं दूंगा फिर मैं। हाँ, सब समर्थन करते हैं ना।
बहुत बढ़िया। तो आपके गांव में, आपकी पंचायत में जो भी युवक मंडल हैं, जो भी महिला मंडल हैं, जो भी प्रजा मंडल हैं, उनके भीतर भी इस विषय को लेकर जाएं, इस विषय की उनको जानकारी दें और उनसे लिखित में समर्थन करने का प्रस्ताव जो है वो एकत्र हो। और ये मंडल की ये जिम्मेवारी रहेगी, सब लोगों की जिम्मेवारी रहेगी। आप भी इसमें विशेष तौर पर योगदान दें, क्योंकि आप वर्तमान स्थानीय निकाय में पांगी की ओर से अगर कोई सबसे बड़े पद पे कोई है तो मुझे लगता है आप हैं। तो जिला परिषद के उपाध्यक्ष होने के नाते मैं सार्वजनिक तौर पर इस सारे विषयों के प्रस्ताव को एकत्र करने की एकाकी जिम्मेवारी, मंडल तो आपके लिए काम करेगा ही, मंडल तो आपकी मदद करेगा ही करेगा, परंतु जब भी मैं प्रस्ताव इकट्ठे होकर मिलूंगा, मुझे प्रस्ताव दो तो मैं वो हाकिम जी आपसे वो प्रस्ताव मांगूंगा। तो जो भी प्रस्ताव जमा कराने हैं वो या तो मंडल के पास जमा करा दें, मंडल कार्यालय में, क्योंकि हाकिम जी कभी इधर है, कभी उधर है, कभी चंबा, कभी कहीं अपने कामों से अरे परे जाना पड़ता है। तो जब भी कोई आए प्रस्ताव मंडल कार्यालय में जमा करा दें या हाकिम जी मिले तो हाकिम जी के पास दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। और अब इसके बाद हम थोड़ी देर में आगामी कार्यक्रम के लिए हम चलेंगे। तो कुछ दिशा निर्देश आगामी कार्यक्रम के लिए, तिरंगा यात्रा के लिए मैं आप लोगों को पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधिर अंग तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत।